तो ठीक है बच्चों, कल हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा और उस पर कई सारे क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, रिलेशन बिटवीन बोहर्स एटॉमिक थियरी एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। रिलेशन बिटवीन बोहर्स एटॉमिक थियरी एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। काफी अच्छा आर्टिकल है, ध्यानपूर्वक देखें और समझने की कोशिश करें। रिलेशन बिटवीन बोहर्स एटॉमिक थियरी एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। साहब रेडी हैं? ठीक है मेरे प्यारे सरकार, जरा देखें कि डी ब्रॉगली क्या कहता है। डी ब्रॉगली कहता है कि वही शेल स्टेबल है जिसके लिए, जरा देखें, डी ब्रॉगली कहता है सरकारों कि कोई नहीं, ठीक। फिर से देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरम में रिलेशन। तो बच्चों, डी ब्रॉगली कहता है कि किसी भी एटम में, क्या कहता है, सिर्फ वही शेल स्टेबल होते हैं जिसके लिए 2πr बराबर n लैम्डा होता है। गौर पूर्वक समझना, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, डी ब्रॉगली ने बताया कि वो एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ नहीं होता है, उसमें वेव मोशन होता है। कैसा होता है? तो जरा देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को, सुषमा दीदी, यहां से शुरू कर रहा हूं और ऐसे चला दूं तो उसने एक चक्कर चल दिया, बोलो हाँ। ऐसे चला दूं तो 2 चक्कर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बोलो हाँ। कितना परसेंट? हाँ, पक्का। अब ये जो व्हाइट कलर से किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस है, वो किसके बराबर होगा? 2πr। और वो जरा देखो 14 लैम्डा के बराबर है कि नहीं? हाँ। भाई, एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है उसी को वेवलेंथ बोलते हैं। पक्का ना? तो कितने वेव की लेंथ है इसमें? 14। तो 2πr किसके बराबर हो गया? ये 13 लैम्डा भी हो सकता है, 12 लैम्डा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। बोलो। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2πr इज इक्वल्स टू n लैम्डा। यानी कि यहां जो हमने इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ बनाया, वहां पर जो पूरी की पूरी इस सर्कुलर पाथ का सरकमफ्रेंस है, वो किसके बराबर है? n लैम्डा के बराबर है। किसके बराबर है? n लैम्डा के बराबर है। अब आगे जरा देखिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरा सर्कल है जिसमें कुछ इस तरह की व्यवस्था है, बाबूजी, कैसी? कुछ इस तरह की, देखिए कैसी। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और मैं वेव की तरह मोशन मानूं, अब इसका एम्पलीट्यूड इतना बड़ा नहीं होता, नैनोमीटर पिकोमीटर की रेंज में एम्पलीट्यूड होता है, बट यहां मैं उतना छोटा एम्पलीट्यूड तो बना नहीं सकता, आवाज नहीं आई, तो थोड़ा कैसा बनाना पड़ेगा? बड़ा। तो ये क्या हो गया? 1, बोलो हाँ। ये क्या हो गया? 2, बोलो हाँ। ये क्या हो गया? 3, ये 4, ये 7 हुआ क्या? कंप्लीट नहीं हुआ ना? तो here we can say that 2πr is not equals to n लैम्डा। हाँ या ना? हाँ। तो डी ब्रॉगली ने दुनिया को बताया कि वही शेल स्टेबल होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? शेल, या उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो डी ब्रॉगली दुनिया को यह संदेश दिया कि वही शेल या वही ऑर्बिट स्टेबल होते हैं जिसका 2πr किसके बराबर होता है? और याद रखें, जब भी इस पे क्वेश्चन आता है तो बच्चा उसको कर
नहीं पाता है। अभी मैं दिखा देता हूं कि कैसा क्वेश्चन आएगा। हाँ आएगा ना, इस पे पक्का क्वेश्चन आएगा। मॉड्यूल्स वगैरह में भी क्वेश्चन इस पे अच्छे अच्छे मॉड्यूलों में मिलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन फेज कंडीशन। क्या बोलते हैं? इन फेज कंडीशन। ओके। और यहाँ पर शेल क्या है? स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। और यहाँ पे शेल क्या है? अनस्टेबल। ये आउट फेज कंडीशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इसी में लिख दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? आउट फेज कंडीशन क्या कहलाता है? और यहाँ पर शेल जो है वो क्या होता है? अनस्टेबल। जो भी कुछ अनस्टेबल होता है परमात्मा उसको होने नहीं देता है। हाँ या ना? और इंसान बस वही करना चाहता है। जो भी कुछ अनस्टेबल होगा उसको कौन करना चाहता है? इंसान। और उसका कौन विरोध करता है? ये पूरी प्रकृति, ये पूरा नेचर, ये जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान कुछ भी कह सकते हैं। बोलो। तो मेरे प्यारे सरकार, क्या बताया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर नहीं घूमता है, वो एक वेव जैसा मोशन करता है, यानी वो आइडियल सर्कल नहीं होता है। इज दैट क्लियर? इसलिए किसी अकेले एटम का एटॉमिक रेडियस नहीं जाना जा सकता, हमेशा बॉन्डेड फॉर्म में एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं। समझ लग? पक्का ना? ठीक है। तो उसने बोला कि जहां 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा होगा वही शेल स्टेबल है, और जहां 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा नहीं होगा बेटा जी, वो शेल स्टेबल नहीं। ठीक है। इसको जानने के फायदे जानना चाहोगे? इसको जानने के बहुत सारे फायदे हैं। अब जरा देखो, अगर मैं इस बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट दूं और पहले हिस्से में लिख दूं मैं बोहर्स मॉडल। क्या लिख दूं? बोहर्स मॉडल लिख दूं। बोहर्स मॉडल पे जो हमने लेक्चर डिलीवर किया है, मुझे लगता है कि लगभग 6 घंटे का लेक्चर डिलीवर किया है। हमारे धुआं क्वेश्चन की पूरी भूसी छुड़ा के रख दिया है भयंकर तरीके से। बोलो। ठीक है। अब इधर जरा देखना, बोहर्स मॉडल में एक चीज आता है जो है स्मॉल n। चाहे तुम बात करो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, चाहे तुम बात करो r इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई z, चाहे तुम बात करो वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁶ z बाई n, या एंगस्ट्रॉम में आता है ये मीटर, चाहे तुम बात करो एनर्जी की जो कि है -30 स्क्वायर अपॉन। वेरी गुड। यहां आने वाला जो n है मेरे शेरों, वो n किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको? शेल नंबर को, या नंबर ऑफ शेल? पक्का ना? क्वांटम केमिस्ट्री में से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनोट शेल। ये शेल को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 यानी पहला सेल, 2 यानी दूसरा सेल, 3 यानी तीसरा सेल, 4 यानी चौथा सेल, 5 यानी पांचवा सेल। लेकिन दीदी जो हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, क्या बोला? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में मेरे प्यारे सरकार की प्यारे सरकार, मेरे प्यारे सरकार, वो क्या था? 2 पाई r इज इक्वल्स टू, ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है भैया, ये क्या है? ये है वेव नंबर, या नंबर ऑफ वेव है। बोलो हाँ। पक्का ना? तो अगर यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, क्या बोला मैंने? वैल्यू की वैल्यू, इट्स वैल्यू। ठीक है। अगर यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, छी, अच्छा क्वेश्चन आ गया। आई मैंने तो और पेज ऐड किया था। कौनो बात नहीं, एकड़े बगा। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, क्या बोला? यहाँ पे कितना हो जाए? n इक्वल्स टू 1। तो ये पहला शेल है। पहला शेल बोले तो किसको बोलते हैं अपन? के शेल। किसको बोलते हैं? और अगर यहाँ 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा में n की वैल्यू 1 हो जाए, यानी कितना वेव है? पक्का ना? तो अगर n की वैल्यू यहाँ जो आता है
वो किसको बताता है? प्रिंसिपल। उसको इससे रिलेट करोगे तो वो क्या बताएगा? अगर यहाँ n की वैल्यू 2 आ गई यानी दूसरा शेल L, और यहाँ n और यहाँ उसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 वेव। देखो 1 2 कहो हाँ। और अगर n की वैल्यू यहाँ 3 हो जाए तो क्या हो जाएगा? KLM शेल। बोलो हाँ। और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 कहो हाँ। दहाड़ के कहो हाँ। पक्का? तो दोनों में अंतर समझ गए? एक मान लो अच्छा सा सीधा सा आसान सा क्वेश्चन बना दूं, मैं तुम्हें बोलूं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है हाइड्रोजन के एक अननोन शेल में। क्या बोला मैंने? एक अननोन शेल में, और कहता है कि उसकी जो रेडियस है, क्या ठीक, वो रेडियस की वैल्यू है, रुको मैं निकाल देता हूँ, 0.1 इंटू 12 4 5 20 1 20 20 1 21। उसकी वैल्यू मान लो हो जाती है कितनी? रुको सेट कर देता हूँ। उसकी वैल्यू हो जाती है 0.13 इंटू 4 इनको क्या आएगा तो हाँ ठीक है। उसकी वैल्यू कहता है रेडियस की वैल्यू कितनी है? 2.12 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है? 2.12 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन के एक अननोन शेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी है? 2.12 एंगस्ट्रॉम। तो पूछ रहा है बताओ उस अननोन शेल में कितने वेव होंगे? क्या पूछ रहा है? सावधानी से, उस अननोन शेल में कितने वेव होंगे? तो देखो जरा, हम जानते हैं कि रेडियस का फार्मूला क्या होता है? 0.53 n² / r कितना हो गया? 2.12 इंटू 0.53 इंटू n² अपॉन z की वैल्यू 1, तो n क्या आ जाएगा? 4, तो n² तो n कितना आ जाएगा? रूट ले लोगे 2, यानी सेकंड शेल में घूम रहा है। अब जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि जब बोहर्स का N2 आता है, क्या मालूम होगा? तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के हिसाब से वहां कितने वेवलेंथ होते हैं? नहीं समझा? तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी आ जाएंगी? 2। पक्का? अच्छे से पक्का? कितना %? हाँ ठीक है। और तुम्हारा कैसे काटेगा बताऊं? एक और क्वेश्चन बना सकता है। पूछो क्या? तुमसे कहेगा बाबूजी, ऐसे कहेगा, देखो तुमसे कहेगा कि हाइड्रोजन के, खूब अच्छे से सुन रहे हो, हाइड्रोजन के तीसरे शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बताओ। तुम खोपड़ी पकड़ के बैठ जाओगे। क्या कहेगा तुमसे? हाइड्रोजन के तीसरे शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का क्या बता दो? वेवलेंथ। तुम सर पकड़ के बैठ जाओगे। n की वैल्यू यहाँ कितनी है? 3 है। तो देखो अगर ये रिलेशन नहीं याद रहेगा तो जिंदगी भर नहीं कर पाओगे। 2πr = हमें तीसरा शेल की बात कर रहा है ना, तो तीसरा जो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। पक्का ना? भले यहाँ ये शेल नहीं रिप्रेजेंट करता, लेकिन इतना जानते हो पहले शेल के लिए n कितना आता है? 1, यानी वेव नंबर कितना आता है? 1। दूसरे शेल के लिए वेव नंबर कितना आता है? 2। तीसरे शेल के लिए वेव नंबर कितना आता है? 3। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। बोलो हाँ। 2π, यहाँ r क्या लूं? r3 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि किस शेल की बात कर रहा है? पक्का ना? तो R3 क्या हो जाएगा? 2π इंटू 0.53 n² बाय z 3 लैम्डा। बोलो पेंसिल। 3 से 3 तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 3 दूनी 6, 6 तिरिक 18 का 8 आता हुआ 1, 6 पंचे 30 1 31 3.18 पाई एंगस्ट्रॉम। बोलो हाँ। कितना जाएगा? 3.18 पाई एंगस्ट्रॉम। कितना हो जाएगा? 3.18 3.18
18 पाई एंगस्ट्रॉम। कहो हाँ। अच्छा नहीं लगा? टॉप का टॉपिक है ये। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, अभी तो तोड़ देंगे, टेंशन ना लो। तो फटाफट जो है लिखना शुरू करें। आपने क्या लिखा? रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली hypothesis, electron do not move on the ideal circular path. According to de Broglie hypothesis, electron do not move on ideal circular path. According to de Broglie hypothesis, electron do not move on ideal circular path. ठीक है? ये सुंदर सुंदर दो डायग्राम बनाना। और देखना जो डायग्राम के पीछे की लॉजिक है उसे मिस मत कर देना। यानी यहाँ पर 2 पाई आर एन लैम्डा के बराबर होने, जरूरी नहीं तुम 14 बनाओ, तुम 7 बनाओ, लेकिन वो कंप्लीट वेव होनी चाहिए। तुम 10 बनाओ, समझ लगा? बनाते समय कृपया काटा पीटी मत करिएगा, इस तरह से बनाइएगा कि यहाँ जो वेवलेंथ है वो या तो 4 आए या 5 आए, 8 आए, 10 आए, 12 आए, 14 आए, वो 12.5 ना आ जाए। आज कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं। किसकी किसकी पहली क्लास है? आपकी भी पहली क्लास है? कौन सी क्लास है? रोज आती थी? कहाँ बैठती थी बेटा? अच्छा, आपस में बात मत करना। हो गया? ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा हट के है ना। लिख दिया सरकार? अब ऐसे 2 चार्ट बना दें। यहाँ n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? शेल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? शेल को। लवकर। हमने अच्छी लीड बनाई है, वैसे कम समय में हमने ज़्यादा काम किया। तुम लोग कंफर्टेबल तो हो ना? पक्का? बड़े कम लोगों की आवाज़ आ रही है। अब होना पड़ेगा कंफर्टेबल, और कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास। बाय बाय। चलो लिखो बेटा, जल्दी 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 जल्दी। भाई थोड़ा लेफ्ट रहना। कुल मिला के बस इतना कहना है, यहाँ जितने n है सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे शेरों?
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो वहां जो n है वो वेव नंबर। बट अच्छाई इतनी है साहिल भाई कि यहाँ n1 होगा तो वहां भी n मतलब एक ही वेव होगा, बट दोनों एक नहीं है। हाँ, दीदी जी हो गया? इतना लिख दिया आपने? थोड़ा तेजी से लिखो बेटा, लिखने का काम रफ्तार से। सबका हो गया? ठीक है। ये if n is equals to 1 it means it is a मैक। आज तो पास बैठी हो, आज तो दिख रहा होगा। मिसिरा जी, हो गया भैया? कही गई बात, मैंने ये बोला था कमिटमेंट नहीं करता, मैसेज डालूंगा, मैसेज नहीं डाला इसका मतलब। ले देंगे थोड़ा रिदम में आने दो, डिस्कशन ले देंगे, टेंशन न लो। आगे चलो, हो गया इतना? क्वेश्चन लिखिए। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन अननोन शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम having radius 2.12 angstrom. Electron is revolving in an unknown shell of hydrogen atom having radius. Electron is revolving in an unknown shell of hydrogen atom having radius. बोला 2.12 angstrom. Calculate the number of wave present in that orbit. Electron is revolving in an unknown shell of hydrogen atom having radius 2.12 angstrom. Calculate the number of waves in that orbit. Orbit और shell दोनों का मतलब क्या होता है? सेल। प्यारे सरकार, लवकर लिहा। वन टू ये लिखा भी। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड विद द कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। Calculate the number of waves associated with the electron moving in the third shell of hydrogen atom. Calculate the number of waves
associated with the third associated with the electron moving in the third shell of hydrogen atom. लिया? सॉरी वेवलेंथ निकालनी, वेव नंबर को वेवलेंथ कर लीजिए। दिमाग में मेरे को चला कि आगे क्या पढ़ाना है, एक बार ऑर्डर देख लेते हैं, इसलिए गलत हो गया। लिखो फटाक से। हो गया? ठीक, सबका हो गया? इतनी चीज में कोई समस्या किसी को? अच्छी बात है। अब जरा थोड़ा सा हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग डाल दीजिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या हेडिंग डालेंगे? डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग डाल दें मैडम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ। रेडी? ठीक है, अब सुनो ध्यानपूर्वक। इलेक्ट्रॉन भी वेव का भी नेचर दिखाता है और पार्टिकल का भी नेचर दिखाता है। पूछो कैसे? डिफ्रैक्शन किसका गुण है? किसकी प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन? वेव नेचर। ये सबको मालूम है ना? ठीक है, थैंक गॉड। अभी सब लोग पढ़ के आए हो ना फिजिक्स 12th क्लास की? तो 12th के सिलेबस में आई थिंक डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, वेव ऑप्टिक्स में। तो मेरे प्यारे सरकार, जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है ना, कौन सरकार? इलेक्ट्रॉन बीम, इसका क्या पॉसिबल होता है? डिफ्रैक्शन। क्या पॉसिबल होता है इसका? डिफ्रैक्शन पॉसिबल होता है। अगर इसका डिफ्रैक्शन किया जाता है तो डिफ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ किसका किया जा सकता है? वेव का। इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन हो जाना इस बात का प्रमाण है कि इलेक्ट्रॉन वेव किसकी तरह से बिहेव, इलेक्ट्रॉन बीम किसकी तरह से बिहेव करती है? वेव की तरह से। बोलो हाँ। अब इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। पार्टिकल बिहेवियर है कि नहीं? किसी पार्टिकल m मास के किसी पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी का होना, ये किस बात का प्रमाण है? पार्टिकल नेचर का। किसका प्रमाण है? पार्टिकल नेचर। काइनेटिक एनर्जी का होना इस बात का एविडेंस है कि ये इसका किस बिहेवियर को दर्शा रहा है? पार्टिकल। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स आल्सो हैव डुअल कैरेक्टर। दे मे बिहेव लाइक अ वेव और दे मे बिहेव लाइक अ पार्टिकल। एग्री? मानते हो ये बात? ठीक है, अगर इतनी बात मानते हो तो अब जरा देखो, ऐसे पार्टिकल, क्या बोला मैंने? ऐसे पार्टिकल जो किसकी तरह? वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम लोग साइंस के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वेव पार्टिकल। क्या बोलते हैं? वेव पार्टिकल बोलते हैं। पक्का? जो वेव और पार्टिकल की तरह दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? वेव पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी वेव पार्टिकल से जो एसोसिएटेड लैम्डा होता है, वेवलेंथ, क्या बोला मैंने? उसके बारे में किसने बताया? डी ब्रॉगली ने बताया। उसका वेवलेंथ हमेशा
H/P के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके बराबर होता है? क्या बराबर होता है? उसका वेवलेंथ, उसका। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब जरा देखो, ये पहला फॉर्मूला हो गया, कहो हाँ। अब जरा देखो, अगर मैं लिखना चाहूं वेवलेंथ को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, किसके टर्म में? यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं लैम्डा इन टर्म्स ऑफ किस? इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो जरा देखिए, वेलोसिटी के टर्म में अगर मैं वेवलेंथ को लिखना चाहूंगा तो मैं जानता हूं कि p मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है, और यहां से हम लोग लैम्डा इक्वल्स टू h/p जानते हैं, तो p को रिप्लेस कर देंगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा? h/m इंटू v। एनी प्रॉब्लम? ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, बोलो हाँ। अब हम निकालेंगे लैम्डा इन टर्म्स ऑफ, क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। तो जरा गौर पूर्वक देखते चलना, हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? हाफ mv² के। तो यहां से हम लोग 2ke अपॉन का m, ये किसके बराबर लिख सकते हैं? v²। तो v किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट 2ke/m। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू क्या आया है? क्वेश्चन नंबर 2, h/m इंटू v। v की जगह क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 2ke/m। m को रूट के अंदर लूंगा तो m² हो जाएगा, ये सबको मालूम है ना? 2ke/m का स्क्वायर अपॉन में क्या है? m। बोलो पेंसिल। m से m, ये वाला m ये वाले m को क्या कर देगा? और फाइनली हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला h/अंडर रूट 2ke/m आ जाएगा, बोलो हाँ। तो किसमें हो गया फॉर्मूला? इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया क्या? तो हमने देखा इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला किसके किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ। अब अगला हम लोग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज में देखेंगे। बच्चों अगर हम लोग गौर पूर्वक सोचें तो आपको एक बात पता चलेगा, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे ये कोई पॉजिटिव प्लेट है और ये कोई नेगेटिव प्लेट है, इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को रख दिया जाए तो चार्ज पार्टिकल या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। सपोज वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है तो ये प्लेट इसको अपनी तरफ खींचेगी और ये वाली प्लेट इसको दूर धक्का मारेगी, तो तेजी से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर जो टोटल यहाँ वोल्टेज डिफरेंस है V वोल्ट का हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको कितना बताया था? Q इंटू V। याद है कि नहीं याद है? बताया हूँ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कि वाई वोल्टेज इज सो हाई। याद है या भूल गया? पक्का? नोट्स बनाया, उसको प्रॉपर पढ़ा? चलो भाई आप खड़े हो जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि एनोड रे का E/m कांस्टेंट होता है या वेरिएबल? क्या कांस्टेंट बोल रहा है? कांस्टेंट रहता है एनोड रे का? सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? गलत बोल रहा है। एनोड रे का E/m कहाँ से कांस्टेंट रहेगा? एनोड रे का मास वेरिएबल होता है ना। पढ़ाई लिखाई करोगे? पढ़ के आ बेटा, थोड़ा पढ़ के आओ। उसको खूब अच्छे से क्लास में बढ़िया से बताया था, फिर नोट्स भिजवाया था नहीं भिजवाया? चलो भाई इधर, हाँ तुम बताओ क्यों कांस्टेंट नहीं होता है? हाँ अच्छा रुको रुको, एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ली गई गैस पे डिपेंड करती है कि नहीं? बैठो बैठो, शाबाश। सोचने वाला बच्चा मैं जान जाता हूं कि पढ़ा नहीं, क्योंकि जो सोच के जवाब दिया वो समझ लो कि खेल बना रहा है। पढ़ के आइए।
इधर देखिए के ई किसके बराबर हो गया, क्यू इंटू वी। लैम्डा किसके बराबर होता है, एच अपॉन अंडर रूट 2m। के ई जगह क्या पुट कर दोगे, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट m क्यू वी। थोड़ा फिजिक्स घुसेड़ता लेकिन नहीं घुसेड़ूंगा, यही इतना पढ़ लो बहुत है। भाई खड़े हो जाओ तुम। हाँ, व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? E is equals to K into T. मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एनर्जी अपॉन टाइम। अच्छा, आपने वो पूछ लिया वैल्यू। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को क्या मास के टर्म में लिखा जा सकता है? मास के टर्म्स। चलो बस ज्यादा पढ़। इधर देखो सरकारों, अब चलो लिखना शुरू कर दो। नोट करिए, सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख दिया आपने, लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन बीम हैज डुअल नेचर, it can be diffracted, so we can say that it has a wave nature. Electron beam has dual nature, it can be diffracted, it can be diffracted, so we can say that it can be diffracted, so we can say that it has, bolo, wave nature. So we can say that it has wave nature. Next point, it has kinetic energy, so we can say that it has particle nature. It has kinetic energy, so we can say that it has particle nature. Done? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में कि particle which have both wave as well as particle nature is called wave particle. Particle which have both wave as well as particle nature is called wave particle. Done? हो गया भैया? ठीक है, पक्का? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, द वेवलेंथ ऑफ एनी वेव पार्टिकल, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, द वेवलेंथ ऑफ एनी वेव पार्टिकल, लाइन चेंज, ये lambda is equals to h upon p. Lambda is equals to h upon p. ये फार्मूला है, ये मेन फार्मूला है, बॉक्स में बना लें। हाँ होता है। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी लिख दिया आपने इसने। आगे चलें, लिखें इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। इतना जान लो दीदी, पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा भी कम हो गया है, फिजिक्स में जान लेना उसको। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू mv। P को रिप्लेस कर दो, ये बॉक्स नंबर 2 बना लो। हो गया? हाँ सर। Next one is in terms of kinetic energy.
इसको भी नोट कर दीजिए, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m की। ये पूरा सॉल्व करके लिख लेना। हो गया भैया? हो गया सरकार? नेक्स्ट, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। लैम्डा इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। हो गया? लैम्डा इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। लिख दिया? ठीक। क्वेश्चन लिखिए फट से, लिखिएगा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। भाई थोड़ा आप लेफ्ट हो जाना। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल Point number 1, if their momentum is same. Point number 2, if their velocity is same. Point number 3, if their kinetic energy is same. Point number 4, if the voltage is same where they are accelerated. If the voltage is same where they are accelerated. चारों पॉइंट लिखा आपने? ठीक है, चलो इधर आओ सरकारों। हमको क्या क्या चाहिए? प्रोटॉन का क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इकड़े होगा क्या हो जाएगा? H अपॉन P ऑफ प्रोटॉन, बोलो हाँ। और किसका हमें चाहिए? वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं तो हर कोई जानता है, He+2, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ठीक है, अब जरा देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों? H अपॉन P ऑफ अल्फा पार्टिकल, बोलो हाँ। दोनों का रेशियो ले दो, लैम्डा P अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल, ये किसके बराबर हो जाएगा? H अपॉन P ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ P ऊपर चला जाएगा, P ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन H। H से H, दोनों के जो मोमेंटम है वो क्या है? सेम है। इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में आपकी दिया हुआ है कि मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल और मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या है? तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन और लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल ये दोनों बराबर है, तो क्या आंसर आ गया? 1:1 आ गया पहले केस में। लो कर लिया।
हो गया? धड़ाधड़ लिखो। डन? ठीक है। अब जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे में जरा देखो क्या कह रहा है कि अगर क्या सेम हो वेलोसिटी, तब हमें फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? वेलोसिटी। तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? h अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। और लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा? h अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। बोलो हाँ। तो सबसे पहले अब यहाँ मास आ गया, तो जरा थोड़ा देख लो अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? 2He4, ये हीलियम का न्यूक्लियस है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो तो क्या बचेगा? He+2। अब यहाँ जरा देखो प्रोटॉन कितना है? 2, इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, और न्यूट्रॉन कितना है? 2। ये सब गिन लेते हो ना? हाँ, ये गिनना ही साइंस पढ़ने के काबिलियत को दर्शाता है। अब ये कोई नहीं गिन पाता तो इसका मतलब वहाँ फिर समस्या की बात है। हाँ या ना? ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर प्रोटॉन कितना रहेगा? 2, इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 0, न्यूट्रॉन कितना रहेगा? 2। यानी कि अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। और हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो जानते हो ना? कितना परसेंट? हाँ, तो जो यानी कि अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा, क्या बोला? वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना होगा। क्योंकि प्रोटॉन अकेला है और यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? अब एक समोसे की कीमत 2 रुपया है, तो 4 समोसे की कीमत 4 रुपया। कितना रुपया? तो एक समोसे से 4 गुना ज्यादा है कि नहीं? तो अगर एक प्रोटॉन का मास है कुछ भी मान लो x, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बोलूं या 4 प्रोटॉन बोलूं या 4 न्यूट्रॉन बोलूं, एक ही बात हो गई। तो 4 प्रोटॉन का मास उससे 4 गुना ज्यादा होगा कि नहीं? बोलो। तो जरा देखो, तो अगर यहाँ हम लोग रेशियो लेंगे तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा? h अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। यहाँ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन h। बोलो हाँ। h से h, और दोनों का वेलोसिटी क्या कह रहा है? सेम है। ये क्वेश्चन में दिया है कि वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा क्या आ गया? m अल्फा अपॉन m प्रोटॉन। अब यहाँ सबको मालूम होना चाहिए कि यहाँ प्रोटॉन कुल कितने हैं? 2 + 2। भाई प्रोटॉन 2 है, लेकिन 2 न्यूट्रॉन को भी तो प्रोटॉन ही मान सकता हूँ क्योंकि उनका मास आपस में लगभग नहीं। समझा? तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 4। तो 4 प्रोटॉन का मास क्या हो जाएगा? 4 × मास ऑफ 1 प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा? 1 × मास ऑफ 1 प्रोटॉन। तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन से मास ऑफ 1 प्रोटॉन, तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल 4:2। काय म्हटलं? समजलं का? लिहा लवकर। एक दिन रिपीटर के बच्चे के लिए हर एक दिन परीक्षा की घड़ी है। क्लास की एक भी बात अगर बताई है और आपको नहीं आती तो बहुत डेंजर बात है ये, बहुत डेंजर। और मैं पढ़ाऊंगा एक नेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए। तो ये उम्मीद मत रखना मुझसे कि मैं 2 × 2 2 दूनी 4 पढ़ाऊंगा। थोड़ा एक जो नीट का एक नेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, वैसे जो वो भी कुछ है नहीं खास बहुत ज़्यादा। खूब बढ़िया से आपको देखते चलना है। हो गया भैया? ठीक, नेक्स्ट।
काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन √2m 2m। पक्का? तो अब मेरे को कुछ दिख रहा है, पता नहीं वो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं। अब देखो डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो देखो, कहो मून रेड। लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल अंडर रूट m अल्फा पार्टिकल अपॉन m प्रोटॉन। रोगे कि पूरा करूं? वे सब कट पिट जाएगा कि नहीं यार? ठीक है, तो ये कितना आया था अभी, लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा, ये सब बेटा ये समझे कि नहीं? पक्का? देखो h है 2 है, k ही सेम हो जाएगा, कट बेटा थोड़ा मेरे ऊपर रहम करो ना। हाँ, तो देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4:1, तो 2:2 डायरेक्ट। अच्छा चलो ईमानदारी से बताओ किसको नहीं समझा, दोबारा बता दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ लैम्डा अल्फा निकालोगे एक बार, क्या होगा, h कांस्टेंट है, 2m अल्फा होगा, k अल्फा होगा। ऐसे लैम्डा प्रोटॉन निकालोगे तो दोनों को रेशियो ले दोगे तो h से h कट जाएगा, k से k कट जाएगा, बचेगा क्या, मास। करके दिखा देता, लो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m प्रोटॉन इंटू के प्रोटॉन। बोलो भाई, लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m अल्फा। घबराना मत, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा, मेरे साथ भी तुम्हारी उम्र में ऐसे हो जाता था। के अल्फा पार्टिकल, पूछने वाले को सब कुछ बताया जाएगा। लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2m प्रोटॉन के प्रोटॉन, और ये ऊपर जाएगा अंडर रूट 2m अल्फा पार्टिकल के अल्फा पार्टिकल अपॉन h से h, तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल, दोनों पे रूट है तो होल पे रूट लगा दूं, 2m अल्फा के अल्फा 2m प्रोटॉन के प्रोटॉन, 2 से 2 के से के, फाइनली यही आ गया कि नहीं? पक्का? लिख लिया सबने? और दादा अगला क्वेश्चन क्या था, क्या सेम हो, वोल्टेज सेम हो। इधर देखो, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज क्या था, h अपॉन अंडर रूट 2 QV। डायरेक्ट लिख दूं? डायरेक्ट समझ लोगे? 4 बार तो कर दिया ना, एक आध बार। एक ही चीज 4 बार बताने के बाद डायरेक्ट किया जा सकता है, इतना दिमाग होना चाहिए। देखो लल्ला, लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, इधर देखो क्या क्या नहीं कटेगा, m और q, क्योंकि दोनों अलग अलग है कि नहीं। तो m अल्फा पार्टिकल q अल्फा पार्टिकल अपॉन m प्रोटॉन q, जो सेम है वो सब कट जाएंगे। समझ में आया कि लिख के करूं? ठीक है, इधर देखो, अब जरा देखो, अब ये तो तुम्हें मालूम है कि अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना। जैसे देखो 10 2 से कितने गुना बना है, 5। पक्का ना? तो 10/2 हमेशा कितना आएगा? तो उसी तरह मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मास ऑफ प्रोटॉन से कितने गुना बड़ा है, तो हमेशा कितना आएगा, समझ लगा? तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 4। अब जरा देखो Q अल्फा पार्टिकल, He+2 पे कितना चार्ज है, +2। +2 कोई चार्ज नहीं होता, +2 का मतलब है 2 प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज। क्या मतलब है +2 का? 2 प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, तो जरा देखो Q और A नीचे क्या है, Q प्रोटॉन, यानी एक चार्ज, एक प्रोटॉन का चार्ज, यानी अल्फा पार्टिकल पर 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज है, और नीचे एक, तो दोनों का रेशियो 2:1 आएगा कि नहीं? या ऐसे लिख देता हूँ, देखो अल्फा पार्टिकल पे +2 चार्ज है ना, +2 का मतलब क्या होता है, 2 प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज, यानी 2 इंटू एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.67 10⁻⁻19 कूलम, अपॉन एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19। इससे ये कट गया, अंडर रूट 8:1, 2√2:1। कहो हाँ, नहीं समझा? पक्का?
सोडियम पे +1 चार्ज नहीं होता है, वो एक प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज होता है। +1 का मतलब क्या होता है? एक प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज। लिखा। कुछ मुझसे पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने में सक्षम हूँ। कुछ छी छी छी, मेरे से पंखा, एसी, लाइट इसके बारे में कोई बात ना करें। मेरे इतने सारे बच्चे, किसी को एसी कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को एसी नहीं चाहिए, किसी को एसी चाहिए, इसलिए उससे बच लो ज़्यादा सही। तुम्हारी मर्जी बंद करो, तुम्हारी मर्जी चलाओ। हो गया? ठीक है मेरे प्यारे सरकार, अगला अब आगे चले हम लोग। ठीक है श्रीमान जी, आपके लिए कुछ क्वेश्चन बना के लाया हूँ, चलो देखते हैं। कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2.8 इंटू 10 की पावर 23 जूल। बोलो हाँ। कहता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी नियरली, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी दिया है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है, तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगा दूं? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट, पक्का? h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन अंडर रूट 2। मास जरा बताएं कितना है? 9.1 को 9 लिख दूं ना, इंटू 10 की पावर माइनस, इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2.8 इंटू 10 की पावर -23। अब इसको देखो, झटपट सॉल्व कर दूं? देखो कैसे सॉल्व करेंगे, झटपट। कैसे? 10 की पावर -23 और -31 कितना हो जाएगा? 54। और 54 का रूट कितना होता है? 27। मतलब ऊपर में यानी बाहर कितना आ जाएगा? तो देखो, और 27 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? चक्कर आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 6.63 इंटू 10 की पावर, नीचे से क्या आया? +27 और -34 कितना हो जाएगा? माइनस, कहो हाँ। डिवाइड करेंगे, थांबा, ये 2.8 को 3 मान लूं और 9.1 को 0.1 मान लिया, इसको 0.2 से बढ़ा दिया, इसको 0.1 से घटा दिया। ठीक है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 9 त्रिक 27 और 27 दूनी 54। 54 का रूट कितना आ जाएगा? थांबा, रुक जा, 7 से 49 और 8 9 64 64 होता है। इसके बीच में जरा देखो 54 किसके ज्यादा करीब है, इसके या इसके? तो बीचों बीच इसके 7 और 8 के बीचों बीच क्या आ जाएगा? 7.5। बोलो हाँ। तो ये वैल्यू जिसका रूट लेना है किसके ज्यादा करीब है? तो जो वैल्यू आएगी 7.5 से कम आएगी, यानी लगभग 7.3 कह दूं। पक्का? भरोसा है मेरे ऊपर? नहीं, भरोसा किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। फोन निकालिए, कैलकुलेटर चला लेती है? शाबाश, खोल कैलकुलेटर और रूट निकाल फट से किसका? 54 का। कहते हाँ सर चला लेती है, ऐसी बात कर रहे हैं यार आप बाहर जाओ, भी सब आंसर कैलकुलेटर से निकाल दो। बता मेरी शेरनी कितना आया? 54 का रूट कितना आया? सर जी ने क्या लिखा है? और कैलकुलेटर से कितना आया? सही बात नहीं है। कैलकुलेशन को तुमको मैं ऐसी जबरदस्त तरीके सिखाऊंगा, लॉक फॉक का, तुम्हें मजा आ जाएगा। टेक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा, तो मुझे मैथ अच्छा आता है। ठीक है, तो चलो देखते चलो। तो दीदी यहाँ कितना आ जाएगा? 7.3। पक्का ना? मून रेड कर दूं इसका? ये वैल्यू 1 से कम आएगी, क्या बोलती?
बिल्कुल 0.9 के आसपास आएगी कि नहीं? हाँ या ना? क्योंकि इधर देखो ये 6 7 से जस्ट छोटा है ना। अगर ये 7 के बराबर होता तो क्या आ जाता? 1 आ जाता। लेकिन जस्ट छोटा है तो 1 से जस्ट छोटा आएगा 0.99 के आसपास। बोलो हाँ। तो पॉइंट को जब 0.9 को जब 9 में कन्वर्ट करोगे तो -7 से -8 नहीं हो जाएगा? नहीं समझा? अब रुको कैलकुलेटर से कर देते हैं। दीदी कैलकुलेटर निकालिए जरा। 6.63 डिवाइड बाई 7.3। नीट वाले बच्चे बाहर मुझसे चाकू छुरा लेके मिलेंगे कि कैसे किया, बताइए जरा कैसे किया मैथ का कैलकुलेशन। 0.9 कितना? 0.90 के आसपास आ रहा है। बोलो 0.90 और भी कुछ आ रहा होगा आगे। 90821 बोलो हाँ। इंटू 10 की पावर -7। इसको क्या लिख सकता हूँ? 9.082 इंटू 10 की पावर -8। राउंड ऑफ कर दूंगा 9.1 इंटू 10 की पावर -8। दीदी यही आंसर सही हो गया कि नहीं? और मैंने कौन सा लगाया था? नहीं समझा? ठीक है। Practice makes a man perfect, and no one is perfect except of ससुरो बोल नहीं रहे हो? अबे कूटूंगा रे अभी। ऊपर ये -34 है ना? सारे आंसर माइनस में दिए भाई। मैंने कैसे किया ये समझा या नहीं समझा? आपको भी वैसे ही करना है। ज़्यादा गुड़ा भाग में ना फंसना, जहाँ 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 फंसने की ज़रूरत ना हो। कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जहाँ बिना फंसे आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। सांसें चढ़ गई क्या बेटा? लवकर लिहा। लवकर। हो गया? समझ पक्का? नेक्स्ट कर दूं? अबे बदमाशो जल्दी लिखो यार। सरकार नेक्स्ट कर दूं? ठीक है। लो इधर देखो भैया, इधर देखो सरकार। कहाँ कह रहा हूं? What is the de Broglie wavelength associated with the hydrogen electron in its third orbit? Okay, okay. थर्ड ऑर्बिट में de Broglie wavelength। अब यहाँ बच्चे की खोपड़िया घूम जाती है। क्या हो जाती है? वो जान ही नहीं पाता कि लगाऊं तो लगाऊं क्या, तो वहां पे क्या लगाना है? 2πr = यही तो भी पीछे मैंने कराया। सर h/mv और v की जगह वेलोसिटी वाला फॉर्मूला डाल देंगे। वो भी लगा दो तो दोनों से एक ही आंसर आएगा। बोलो कौनो दिक्कत नहीं, दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो 2πr = मैं n लैम्डा कर देता। इधर देखो 2 × पाई की वैल्यू 3.14 × r की वैल्यू थर्ड सेल में क्या हो जाएगा? 0.53 × 3 का स्क्वायर अपॉन 1। बोलो हाँ। यहाँ 3 × लैम्डा, 3 से 3। अब ये एंगस्ट्रॉम में आया है। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है?
लेकिन आंसर सेंटीमीटर में दिया है, तो 10 की पावर -8 हो जाएगा। जान लोगे ये बात? नहीं जान पाओगे? तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 की पावर अगर -10 से करोगे तो मीटर में बदल जाएगा, मीटर को फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। बोलो हाँ। तो यहाँ से जब तुम लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो जरा देखो ये कितना आ जाएगा। 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6.28 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 0.53। बोलो हाँ। 3 इंटू 0.53 इंटू 10 की पावर -8 निकाल दो। बताओ कौन सा मैच किया? डी बी। जैसे मिश्रा जी कह रहे हैं वैसे भी तो आ जाएगा ये। कैसे? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। तो h अपॉन m वेलोसिटी इन थर्ड सेल क्या हो जाएगा? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड बाई n। 3 ऊपर चला जाएगा। बोलो हाँ। सॉल्व करोगे तो फिर सेम डेटा आएगा। सर ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए है कि सभी एटम के लिए? Everything is for single electron species. बोलो हाँ बेटा, बहुत ध्यान से देख रही हो। बताओ बताओ, दोबारा बता दूं? पक्का? लीला का ये फार्मूला समय पे मैंने देखा है बच्चों को भूल जाता है। अनुभव इतने सालों का, जब टाइम आएगा बिल्कुल उनको याद ही नहीं आएगा। अगला नेक्स्ट कर दें? ठीक है, बोल बेटा बोल बोल, पूछते हैं कुछ तुम्हें बगल? पक्का ना? नेक्स्ट, इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4 एंगस्ट्रॉम, the circumference of the orbit is 2 pi r। तो हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया है। बोलो तो फोर्थ शेल का हमसे क्या पूछ रहा है? सरकमफ्रेंस। तो 2 पाई r4 लिखना पड़ेगा कि नहीं? और r4 आएगा कैसे? बोलो 2 पाई r4 इज इक्वल टू 4 लैम्डा होगा। तो 2 पाई r4 इज इक्वल टू, बोलो 4 इंटू कितना दे रहा है? 4 एंगस्ट्रॉम दिया है। बोलो कितना परसेंट है? तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? r4। अरे बोलो ना, 4 अपॉन 2 पाई आया कि नहीं आया? अब इसको उठा के हाँ रिप्लेस कर दो। तो भाई सरकमफ्रेंस का फार्मूला ये होता है 2 पाई इंटू 4 अपॉन 2 पाई। बोलो हाँ। सॉरी हाँ, अरे हाँ हाँ ठीक है, 4 इंटू 4 है ना वो 6। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? मतलब सर उसी ऑर्बिट की पूछ रहे हैं ना? उसी ऑर्बिट की पूछ रहे हैं। किसकी? सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट विल बी 2 पाई r की वैल्यू पूछ रहे हैं सर। इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट, चौथे सेल की बात करा है ना? चौथे सेल की हमें क्या दिया है? लैम्डा दिया है। लैम्डा दिया है। देन तो ऑर्बिट विल बी 2 पाई r की वैल्यू आ गई। हाँ ये भी कह सकते हो। ये तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। 2 पाई r4 यानी वो एक्चुअली क्या दिया हुआ है? सरकमफ्रेंस ही दिया हुआ है। यानी कि कितना हो जाएगा? 4 लैम्डा। 4 इंटू 4। बोलो हाँ। समझे कि नहीं समझे? यानी तुमको एड़ा बना रहा है। क्या बना रहा है? एड़ा। सरकमफ्रेंस 2 पाई r ही होता है ना, तो n लैम्डा एक्चुअली किसकी वैल्यू दिया हुआ है? सरकमफ्रेंस की। झलक?
भाई ज़्यादा राइट मत झुक जाना यार, नहीं तो वो पीछे भाई की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है ना। स्ट्रेट होके बैठो। तो गुरु तुम पढ़े नहीं थे क्या? परसों क्यों नहीं है? पढ़ाया तो था, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? रिवाइज कर लो बेटा। वैसे रिवाइज करने की जरूरत किसको लगता है? 11th के बच्चे को। इतना शार्प फोकस एटीट्यूड रखो कि रिवाइज ना करना पड़े। माथा बिल्कुल ठंडा रख के एकदम ध्यान से सुनते चलो, क्योंकि रिवीजन, एक्सेसिव रिवीजन का तुम्हें बहुत मौका भी नहीं मिलने वाला है। क्लासरूम में इतना ठंडे तरीके से बैठो कि 95% बातें यहाँ याद हो। ये मेरा सजेशन है आपको, और कुछ नहीं। हो गया? नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेव इन 4th ऑर्बिट इज, एन की वैल्यू 4 है तो कितने वेव आ जाएंगे? 4। अभी बहुत छोटा क्वेश्चन है, जब जानते रहो तब। नहीं तो नंबर ऑफ वेव इन 4th ऑर्बिट, एनसीईआरटी में तो खाली जो है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस दिया है। वेव कहाँ से निकालूं? नेक्स्ट, व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू 200 वोल्ट एंड 50 वोल्ट? सॉल्व करो। लिखो धड़ाधड़। जब भी दीदी रेशियो का सवाल हो तो बहुत सावधानी से करना। और तुम पहले क्या बोल रही थी? गलत हो जाएगा। रेशियो मैथ या फिजिक्स में आए तो बिवेयर। सबने कर दिया? किसका किसका नहीं हुआ? इधर देखो बच्चों, लैम्डा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज क्या होता है? H अपॉन √2m_v। बोलो हाँ। डी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का ही वेवलेंथ पूछ रहा है, वेरिएबल सिर्फ कौन है? वोल्टेज। तो लैम्डा एट 200 वोल्ट कितना, और अपॉन लैम्डा एट 50 वोल्ट डायरेक्ट लिख दूं तो V एट 50 अपॉन V एट 200 का रूट हो जाएगा। तुम रख करके चेक कर लेना। वैसे भी इतने समझदार हो मुझे लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? ये कितना दिया? 50 वोल्ट, और ये कितना दिया है? 200 वोल्ट। 1/4 रूट ले दोगे तो कितना आ जाएगा? तो लैम्डा एट 200 वोल्ट डिवाइडेड बाई लैम्डा एट 50 वोल्ट इक्वल्स टू 1:2। पक्का? ठीक है प्यारे सरकार। अब देखो अनसर्टेनिटी, अगला हेडिंग डाल दो, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगला हेडिंग क्या है? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। रेडी? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। रेडी? हाइजेनबर्ग ने क्या बताया जरा देखो। अगर कोई एक एटम है, बोलो, और उसके किसी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो किसी एटम में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लगभग लाइट की वेलोसिटी के आसपास वैल्यू मानी जाती है। बोलो पक्का ना? लगभग उसके आसपास की वैल्यू रहती है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है।
हाँ या ना? मुझे ये कहने में कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक आध सेकंड लगा, उतने में तो लाखों बार घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा? इतनी ज़्यादा वेलोसिटी है उसकी, कुछ तो बोलो। तो हाइजेनबर्ग ने बताया कि सर्कुलर पाथ पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की दो चीज़ों को एक साथ नहीं जाना जा सकता, एक तो पोजीशन और दूसरा उसका मोमेंटम। इसको एक साथ कभी कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता है। अगर पोजीशन को परफेक्टली कैलकुलेट करोगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी, और मोमेंटम को परफेक्टली कैलकुलेट करोगे तो पोजीशन में। मोमेंटम मतलब वेलोसिटी। थोड़ा सा इसको एक देसी लैंग्वेज यूज करके समझा देता। जैसे तुम कहोगे पोजीशन बताओगे, मान लो इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये कहने में कि इलेक्ट्रॉन ये है, इलेक्ट्रॉन लाखों बार अपनी स्थिति को बदल चुका होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी बदल चुकी होगी लाखों बार की नहीं। सर्कुलर पाथ पर घूमते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी हर क्षण बदलती रहती है, क्योंकि हमेशा उसका डायरेक्शन, ये तो तुम लोग समझते होगे ना, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। बोलो। तो जब तक मैं कहूँगा पोजीशन ये है, तब तक उसकी वेलोसिटी ना जाने कितनी बार बदल चुकी होगी कि नहीं? बोलो। तो वेलोसिटी को मेजर करने में अनसर्टेनिटी होगी कि नहीं? डू यू नो द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी? सपोज मान लो मैंने इनको 100 रुपए के सिक्के दिए, मैंने कहा गिन भाई कितने हैं, तो आई गिन के बताई सर 99 है। तो 1 रुपए की इन्होंने क्या कर दिया? अनसर्टेनिटी। मैंने वही 100 के सिक्के मैडम को दे दिए, आई सर कहीं 101 रुपए है, तो इन्होंने भी कितने का अनसर्टेनिटी कर दिया? 1 रुपए का। समझा कि नहीं समझा? जो गलती है वही क्या है? अनसर्टेनिटी। पक्का ना? तो जब तक मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन ये है, पोजीशन बताने की कोशिश करूंगा, तब तक उसकी वेलोसिटी लाखों बार, कम से कम 10 लाख से ज्यादा बार बदल चुकी होगी। बोलो। यानी वेलोसिटी में क्या होगा? अनसर्टेनिटी। अगर मैं उसकी वेलोसिटी जानना चाहूँ इतनी है, तो जब तक कहूंगा इतनी है, तब तक करोड़ों पोजीशन वो अपना अटेन कर लेगा कि नहीं कर लेगा? तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी हो जाएगी कि नहीं? पता नहीं कन्विंस हुए कि नहीं? बोलो। पक्का? तो लिखिएगा कि मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल moving on a circular path with very high speed, momentum and position of any particle moving on a circular path with very high speed क्या लिखा आपने? कैन नॉट बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली। हो गया? पक्का? ठीक है। अब जरा लिखिएगा कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या बोला? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इधर देखो, del P into del X greater than or equal to H upon 4 pi। क्या बोला? del P into del X greater than or equal to H upon 4 pi। अगर मैं del P की बात करूं तो ये m del V के बराबर होगा, क्योंकि किसी चीज का जो मास है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे m del V into del X ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। तो इसको मैं डेल v इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, ये सबसे कॉमन फॉर्म है किसका? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। बोलो हाँ। लेकिन इसके और भी बहुत सारे रूप होते हैं, एक एक करके बताता हूँ। पहले इतना लिख दीजिए, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख दीजिएगा।
लिखिए इतना। हो गया? ठीक है। सरकार लिख दिया? ठीक है, अब रुको। देखो एक एक करके आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि अगर कहीं पोजीशन लिखा हुआ है, देखो पोजीशन हमको लिखा है कैसे, x प्लस माइनस डेल एक्स। कैसे लिखा है? ठीक है, यूनिट दिया रहेगा, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो यूनिट कुछ भी दे सकता है। अगर कहीं मोमेंटम लिखा हुआ है p प्लस माइनस डेल पी, बोलो हाँ। अगर कहीं एनर्जी लिखी हुई है क्या, E प्लस माइनस डेल ई। अगर कहीं टाइम लिखा हुआ है T plus minus del T. It's not temperature, it is a time. It may be represented by capital T or small t. It depends upon the question. अगर कहीं एंगुलर मोमेंटम लिखा है, इससे लिखता देखो फाई प्लस माइनस डेल फाई। और अगर कहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सावधान हो जाओ, डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, कितना लिखा है बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा प्लस माइनस डेल थीटा। तो समझो पहले हियर प्लस माइनस डेल एक्स कॉमा प्लस माइनस डेल पी। ध्यान से सुन रहे हो? जितना लेजर शार्प फोकस तरीके से सुनोगे उतना अच्छा नॉलेज डेवलप होगा। प्लस माइनस डेल ई है मेरे पास, प्लस माइनस डेल ई, और उसके बाद प्लस माइनस डेल टी है, फिर प्लस माइनस डेल फाई है, फिर प्लस माइनस डेल थीटा है। बोलो आर द अनसर्टेनिटी इन, ये सब अनसर्टेनिटी किस में है? इन नंबर 1 देखो, डेल एक्स किस में है? पोजीशन, कॉमा डेल पी किस में है? मोमेंटम, कॉमा और डेल ई किस में है? एनर्जी, कॉमा और डेल टी किस में है? टाइम, कॉमा और डेल फाई किस में है? एंगुलर मोमेंटम। बोलो हाँ, एंगुलर मोमेंटम। और डेल थीटा किस में है? एंगुलर ए डी लिख दो, बोलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अब मैं आपको कुछ और चीज बता देता हूं, पूछो क्या? सम अदर फॉर्म ऑफ या सम अदर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, सम अदर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्या? फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब मैं कुछ और मैथमेटिकल फॉर्म बता देता हूं, किसके? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। सबसे पहले जो आप जानते हैं, डेल पी डेल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 साथ साथ आप ये भी जानते हैं डेल वी डेल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 बट आगे आप शायद न जानते हो। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जो लिखा जाता है, बेटा ऊपर देखो यार, डेल ई इंटू डेल टी, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन 4। समझ लगा? और भी होता है, देखो क्या क्या, डेल फाई इंटू डेल थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4। दे ऑल आर द expressions of the Heisenberg's uncertainty principle. But if we are talking about NCERT, तो NCERT में ये दोनों ही दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि वो क्वेश्चन को किसी और तरीके से नहीं पूछ सकता। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा और श्योर अच्छा लगा होगा। पक्का? ठीक है, तो आप हम नोट कर लीजिए।
इसको लिख लिया था, यहाँ से लिखे। चलते चलो। बात जमा दोगे? बात जमा दोगे? मतलब जो भी पढ़ाया गया सब याद। देखो भाई, एक अच्छा टीचर भी वही है जिसे सब कुछ आता हो। नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा टीचर नहीं है जिसे सब कुछ याद रहता हो। अब बताओ, बेचारे कुछ टीचरों के साथ ये प्रॉब्लम होती है शुरू शुरू में, अगर मेहनती कम है तो जब वो मान लो जीओसी पढ़ा रहे हैं और उस बीच कोई उनसे आइसोमेरिज्म पूछ लिया, या नहीं जीओसी पढ़ा रहे हैं और कोई उनसे पूछ लिया 12th का केमिकल काइनेटिक्स, फंस गए, उनको खुद ही नहीं याद। काइनेटिक्स पढ़ा रहे हैं, किसी ने पूछ लिया पी ब्लॉक, फंस गए, उनको खुद ही नहीं याद है। काहे नहीं होते? अभी क्या, अभी बच्चे पढ़ते नहीं इसलिए कोई भी पढ़ा के निकल जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है? चाहे कोई बहुत बड़ा टीचर पढ़ाए या बहुत छोटा, क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चा न बड़े से कुछ पूछेगा न सीखेगा, न छोटे से कुछ पूछेगा न सीखेगा। लेकिन अगर बच्चा क्रॉस चेक करने वाला हो, मजबूत बच्चा हो, तो बिल्कुल वैसे ही अच्छा बच्चा वो है जिसको सब कुछ आता हो। नो, जिसे सब कुछ याद रहता हो। क्योंकि टाइम बाउंड, अब तुम मुझसे डाउट पूछो आज और मैं बताऊं अगली साल, तो उसका कोई मतलब है? टाइम बाउंडेड टाइम में एक टीचर को रिस्पॉन्स करना होता है और टाइम बाउंडेड टाइम में ही एक बच्चे को रिस्पॉन्स करना पड़ता है। भाई उसको जेई नीट में कोई 10 घंटे है क्या? एक समय सीमा है ना। समय सीमा के भीतर जवाब देने के लिए आना बड़ी बात नहीं है, याद रहना बड़ी बात है। तो आपको चीजों को समझ के, सीख करके मेमोराइजेशन पे भी क्या करना है, काम। इतना लिख दिया श्रीमान जी? ठीक है। Some other mathematical form of Heisenberg's HUP लिख दो बार बार उतना लंबा। Some other mathematical form of Heisenberg's uncertainty principle. Some other mathematical form of Heisenberg's uncertainty principle. हो गया? ठीक। समय भी हो गया क्या? आपका लंच वगैरह है क्या? ठीक है। अब सुनो, कल एक चीज चेक करूंगा, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो सब मेरे को आपकी कॉपी चाहिए। तो जब मैं अपनी आंख से देख लूंगा कि सभी बच्चों ने वो डाउट्स किए हैं, फिर मैं उसकी डिस्कशन ले दूंगा। ठीक है? एक भी बच्चा नहीं किया रहेगा तो उसको भगा के डिस्कशन ले दूंगा। हाँ ठीक है, चल आज के लिए इतना पर्याप्त है।